डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आर्थिक पर्यावरण होता क्या है। आर्थिक पर्यावरण जैसा कि दो शब्दों के संयोग से बना है, एक होता है आर्थिक और दूसरा होता है पर्यावरण। आर्थिक से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जो व्यक्ति की धनोपार्जन घटक को प्रभावित करती है या धनोपार्जन क्रियाओं से प्रभावित होती है, जबकि पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी घटकों से है जो हमारी धनोपार्जन क्रियाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है आदि। इन दोनों शब्दों के सहयोग से हमारे वो सभी क्रियाएं सम्मिलित हो जाती है जो व्यक्ति धनोपार्जन क्रियाओं के लिए कार्य करता है, चाहे व्यक्ति नौकरी करता है, चाहे कृषि कार्य करता है, चाहे उद्योग में कार्य करता है, चाहे व्यापार में कार्य करता है। वो सभी क्रियाएं धनोपार्जन क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। इस पूरे प्रश्न पत्र में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा परिचय देखेंगे, जिसमें हमारे देश की आर्थिक नीतियां क्या है, हमारे देश में नियोजन कैसे होता है, हमारे देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, गरीबी की क्या स्थिति है, उद्योग की क्या स्थिति है, लघु उद्योगों की क्या स्थिति है, कृषि की क्या स्थिति है, हमारे देश में FDI का क्या है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। ये तमाम चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशनल्स भी देखेंगे और अंत में बैंकिंग का थोड़ा सा पोर्शन भी देखेंगे जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्थिक पर्यावरण का अर्थ। हमने इसको सीधे सीधे शब्दों में समझाने का प्रयास किया है आर्थिक पर्यावरण को, जैसा कि मैंने खुद ने नोट्स बनाया है। आर्थिक पर्यावरण दो शब्दों के संयोग से बनता है, आर्थिक प्लस पर्यावरण। आर्थिक से अभिप्राय उन सभी क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य धनोपार्जन करना होता है। वो कोई भी कार्य जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए करता है, वो कोई भी कार्य जो व्यक्ति मेहनत करता है, जिससे उसको आय होती है, जिससे उसको लाभ होता है, वो धनोपार्जन क्रिया कहलाती है। पर्यावरण से अभिप्राय उन बाह्य शक्तियों से लगाया जाता है जिसका व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है, वो घटक जो व्यवसाय को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। इस आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय उन बाह्य शक्तियों से लगाया जाता है जिसका धनोपार्जन क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। यानी व्यक्ति पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है और वो क्रियाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति को प्रभावित करती है, तो आर्थिक पर्यावरण कहलाएगा। सरल शब्दों में आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी निकटवर्ती शक्तियों से है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, तकनीकी स्थिति आदि में न केवल धनोपार्जन क्रियाओं को प्रभावित करती है बल्कि प्रभावित होती भी है। निष्कर्ष के रूप में आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के चारों ओर व्याप्त उन सभी निकटवर्ती शक्तियों, परिस्थितियों के प्रभावों से है जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि दशाओं के रूप में व्यक्ति की धनोपार्जन क्रियाओं को प्रभावित करती है। इस पूरी बात का अर्थ यह निकलता है कि आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय व्यक्ति द्वारा धनोपार्जन के लिए किए गए कार्य डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन जिन चीज़ों से प्रभावित होते हैं, या व्यक्ति जो भी कार्य करना चाहता है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी अगर प्रभावित होता है तो वो आर्थिक पर्यावरण की श्रेणी में आएगा। इसी कंसर्न में आगे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य, व्यावसायिक वातावरण आर्थिक पर्यावरण का दूसरा नाम है, उस पर्यावरण से है जिसमें विभिन्न तत्वों में परिवर्तन के कारण व्यावसायिक पर्यावरण भी परिवर्तन होता है। अब इसको वापस दो भागों में बांटा है, एक होता है आंतरिक पर्यावरण, एक होता है बाह्य पर्यावरण। प्रश्न वही उत्पन्न होता है, आंतरिक पर्यावरण क्या है। तो कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी वर्कशॉप जहाँ काम करते हैं, उसकी खुद की आंतरिक नीतियाँ जो होती है वो आंतरिक पर्यावरण कहलाती है। हम दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आंतरिक पर्यावरण से तात्पर्य उस वातावरण से है जिस पर व्यवसाय का नियंत्रण होता है। इसे महत्वपूर्ण घटक कहते हैं। व्यवसाय को खुद को उसको कंट्रोल करना होता है। जैसे प्रबंध की नीतियाँ क्या है, प्रबंध के नियम क्या है, प्रबंध में विनिमय क्या है, व्यावसायिक विचारधाराएँ कौन कौन सी है, उसका दृष्टिकोण क्या है, व्यावसायिक उपलब्धि और कार्यशीलता क्या है,
उत्पादन प्रणाली की अभिकल्पना क्या है, यंत्र तकनीकें क्या है, श्रम प्रबंध की कुशलता, पारस्परिक स्थिति क्या है, संगठन संरचना में केंद्रीकरण की स्थिति क्या है, विभागीकरण क्या है, दायित्व शक्तियाँ क्या है, व्यावसायिक लक्ष्य उद्देश्य क्या है। ये सब आंतरिक आता है, जो खुद ही बनाते हैं और खुद को ही कंट्रोल करना होता है, वो आंतरिक पर्यावरण कहलाता है। जबकि बाह्य पर्यावरण वो होता है जिसमें व्यवसाय का खुद का कोई रोल नहीं होता है, वो सरकार तय करती है, देश की परिस्थितियां तय करती है, समाज तय करती है, वो बाह्य वातावरण कहलाता है। यह वास्तविक वातावरण होता है जिसमें रहकर संस्था को अपना कार्य करना होता है। यह व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं होता, यानी उसके व्यवसाय के नियंत्रण में नहीं होता। बाह्य वातावरण में घटकों में परिवर्तन के अनुसार ही व्यवसाय को अपना व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन करना। वो तो बदलेगी, धार्मिक स्थिति बदलेगी, सामाजिक स्थिति बदलेगी, राजनीतिक स्थिति बदलेगी, मौसम बदलेगा, डिमांड बदलेगी, सप्लाई बदलेगी, सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो जाएगा, सरकार नए टैक्सेस लगाएगी, कहीं छूट देगी। ये सारी चीज़ों को तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, इनके बीच में रह के कार्य करना होता है, उसे बाह्य वातावरण कहते हैं। इसी कंसर्न में आगे देखते हैं कि ये जो बाह्य वातावरण होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आर्थिक घटक और एक होता है गैर आर्थिक घटक। अब वापस वही प्रश्न उत्पन्न होता है, आर्थिक घटक क्या है? तो आर्थिक पर्यावरण को ही आर्थिक घटक कहते हैं। उन बाह्य शक्तियों से जिसका व्यवसाय पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पड़ता है, जैसे आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है, गैर आर्थिक पर्यावरण से संबंधित है, आधारभूत मार्गदर्शन है, आधारभूत ढांचा है, जनता का दृष्टिकोण है, समाज में धन का वितरण है, पूंजी की उपलब्धता है, नियोजित अर्थव्यवस्था है, नैतिक तत्व है, आर्थिक विचारधारा है। ये सब वर्णन नहीं करना है, हमें बताना है। फिर बात होती है गैर आर्थिक तत्वों की। तो गैर आर्थिक तत्व वे तत्व होते हैं जो आर्थिक घटकों के बने होते हैं, जिसमें रहकर किसी देश का व्यावसायिक संस्थाओं को अपना कार्य करना होता है। भौतिक पर्यावरण है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, राजनीतिक आदि आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। ये था प्रश्न का इंट्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें दो चीज़ें बताई गई, आर्थिक घटक क्या है, गैर आर्थिक घटक क्या है। अब यहाँ से वापस पूरा प्रश्न स्टार्ट होता है कि आर्थिक पर्यावरण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। बड़ा प्रश्न यदि 15 नंबर का बनता है तो यही बनता है कि आर्थिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और इसको प्रभावित करने वाले घटक बताइए। तो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक ये हैं। इसको हमने ढंग से देखा जब हमें देखने को मिला कि परिवर्तन के फलस्वरूप आर्थिक पर्यावरण में, एक मिनट, आर्थिक पर्यावरण सदैव स्थिर नहीं रहता, यह विभिन्न अंगों व तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें परिवर्तन के फलस्वरूप आर्थिक पर्यावरण में भी परिवर्तन आते हैं। देश का आर्थिक पर्यावरण आंतरिक व अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक निम्न हैं। ये निम्न घटक बताए हमने इतने सारे। अब एक एक का हमने वर्णन किया है, जितने भी जैसे 18 घटक है, 18 का 18 घटक का 2-2, 3-3 लाइनों में वर्णन करके समझाया। तो हम वर्णन सीधा देखते हैं। पहला देखा हमने प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हमें देखिए भूमि मिलती है, मिट्टी मिलती है, कई प्रकार का जल मिलता है, संपदा मिलती है, वनस्पति, धरातल, जलवायु, ये सारी चीज़ें व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करेगी, वातावरण को प्रभावित करती है। इन संसाधनों का अधिकतम दोहन करके आर्थिक समृद्धि के विकास व रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। इन्हें संसाधनों के बल पर विश्व के कुल राष्ट्र में विकसित किया जा सकता है। ये प्राकृतिक संसाधन है। फिर हम बात करते हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन का मतलब सीधा सीधा पॉपुलेशन से लगाया जाता है। मानव जहाँ एक और उत्पादन का प्रमुख साधन है, वहीं दूसरा उत्पादन उपभोक्ता भी है। जिन देशों में मानव शक्ति स्वस्थ, बुद्धिमान, कुशल, प्रशिक्षित व परीक्षित है, उन देशों में आर्थिक विकास तेजी से होता है। इसकी कमी, अकुशलता व अस्वस्थ श्रम शक्ति आर्थिक विकास में बाधक होती है। देश में तकनीकी विकास होता है, उत्पादन की मात्रा, आकार। ओवरऑल बात ये कहना चाह रहे हैं हम कि अगर आपके देश की पॉपुलेशन अच्छी होगी, पॉपुलेशन शिक्षित होगी, पॉपुलेशन ट्रेंड होगी, पॉपुलेशन बुद्धिमान होगी, तो राष्ट्र का निर्माण होगा। अब वर्तमान परिस्थिति में दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी टोटल पॉपुलेशन में से 53%, 53% पॉपुलेशन युवा है। युवा जितनी ज़्यादा होगी, देश उतना ही ज़्यादा तरक्की करेगा, बुद्धिमान होगी, कुशल होगी।
तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक व्यवस्था। हमारा समाज कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारा समाज हमें क्या निकाल के दे रहा है, हम जो भी कार्य करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, उसके बारे में समाज की क्या विचारधारा है। उन्नत व प्रगतिशील सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था देश के आर्थिक विकास और समृद्धि में सहयोग देती है। परंपरागत रीति रिवाज कैसे हैं, हमारे सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी है, धार्मिक अंधविश्वास कितना है, रूढ़िवादी परंपराएं कितनी हैं, नैतिक मूल्य क्या है, आर्थिक विकास मार्ग, ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमारे काम में समाज कितना सहयोग करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक दशा है, ये भी हमारे आर्थिक पर्यावरण को प्रत्यक्ष प्रभावित करती है। तीसरा है वैज्ञानिक व तकनीकी विकास। वैज्ञानिक और तकनीकी, जिन राष्ट्रों में नए नए तकनीकी विकास का प्रयोग होता है, नए नए तकनीकी विकास का प्रयोग होता है, वहाँ देश तेजी से विकास करता है। तकनीकी विकास का प्रयोग कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। नई नई उत्पादन विधियों के परिणाम स्वरूप देश के उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी, नई नई वस्तुओं का उत्पादन, नवीन कच्चे माल की खोज, नए बाजारों की खोज होती है। इससे देश का आर्थिक विकास संभव है। फिर बात आती है आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली कहते हैं मतलब इकोनॉमिक सिस्टम, कि आपकी इकोनॉमी जो है उसका सिस्टम कैसा है। तो सिस्टम में यह है कि ये अलग से चैप्टर हुआ करता था पहले, अब तो इन्होंने हटा दिया। पहले आर्थिक प्रणाली पूरा इकोनॉमिक सिस्टम चैप्टर पढ़ते थे, जिसमें ये बताते थे कि या तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, या गांधीवादी अर्थव्यवस्था होगी, या मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। तो तीनों हमने समझाने की कोशिश की है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीपति ही राष्ट्र पे राज करते हैं, पूंजीपति ही आगे आएंगे, पूंजीपति ही देश को चलाएंगे। दूसरी होती है समाजवादी, जिसमें सब कुछ समाज के ही चुने हुए व्यक्ति होंगे, इलेक्टेड होंगे, वही चलाएंगे। और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के दो क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए, निजी और सार्वजनिक। कुछ उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में दे दिए गए, कुछ उत्पादन निजी क्षेत्र में दे दिए गए। निजी क्षेत्र अपने लाभोपार्जन के लिए कार्य करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र समाज की सेवा के लिए कार्य करेगी। तो हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पूंजीवादी और समाजवाद का मिश्रण है। उत्पादन के दो क्षेत्र निजी और सार्वजनिक साथ मिलकर काम करते हैं। अगला है राजनीतिक प्रणाली। राजनीतिक प्रणाली का मतलब है राजनीतिक प्रणाली। प्रणाली का मतलब है कि देश में राजनीतिक प्रणाली व्यवस्था कैसी है। समाजवादी शासन व्यवस्था, उत्पादन, सामूहिक स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन द्वारा तीव्र आर्थिक विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। सर्वोच्च सत्ता में देश में कौन बैठे हैं, उन लोगों की सोच क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं, वो राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। फिर आती है बाजार की स्थितियाँ। बाजार की स्थितियों में ये देखा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, एकाधिकार की स्थिति है, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। ये तीनों चैप्टर के नाम हैं जो आगे चल के हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, अपूर्ण क्या होती है। अभी अगर इंट्रोडक्शन के रूप में समझना चाहें तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जहां एक ही वस्तु के असंख्य क्रेता, असंख्य विक्रेता होते हैं और उनके मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। एकाधिकार बाजार के अंतर्गत उत्पादन में अकेला उत्पादक विक्रेता होता है, खुद ही उत्पादक करता है, खुद ही विक्रेता करता है, अकेला होता है और वो पूरे मार्केट पे एकाधिकार करता है। और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था होती है जहाँ पूर्ण और एकाधिकार दोनों स्थितियाँ विद्यमान होती है, लेकिन उस विक्रेता के पास जो वस्तु पाई जाती है उसमें ब्रांड के आधार पर विभेद पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। या ये देखना होता है कि आपका प्रोडक्ट जो बिकने जा रहा है, आप जिस मार्केट में बैठे हैं उस मार्केट की सिचुएशंस क्या है, कौन से ग्रुप में आप रन कर रहे हैं। पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार की क्या स्थिति है, पूंजी बाजार की क्या पोजीशन है, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार की क्या पोजीशन है, ये सब देखना होता है। पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार आगे हमारे चैप्टर भी आएंगे। फिर सरकार की आर्थिक नीतियाँ देखनी होती है। सरकार कई प्रकार की नीतियाँ बनाती है, जैसे सरकार की मौद्रिक नीति क्या है, सरकार की राजकोषीय नीति क्या है, सरकार की लेबर नीति क्या है, रोजगार नीति क्या है, कृषि नीति क्या है। ये सारी चीज़ें आपके व्यापार को प्रभावित करती है, आपकी धनोपार्जन क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। फिर हमें मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों को गहराई से पढ़ना होता है। क्या हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमारी फिस्कल पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी हमें ये बताती है कि हमारे क्या क्या टैक्सेस के रेट हैं, टैक्सेस किन किन पे लगेंगे, कितना लगेगा। मॉनेटरी पॉलिसी हमें ये बताती है कि हमारा रुपया जो है उसकी वैल्यू क्या है, रुपया कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। नए नोट कब निर्गमन किए जाएंगे, मुद्रा का इन्फ्लेशन क्या होगा, डिफ्लेशन क्या होगा।
उसके बाद श्रम संबंधी परिस्थितियाँ, संनियम वगैरह, कॉमर्शियल लॉ पूरी देखनी होती है। कॉमर्शियल लॉ पूरी देखनी होती है जिसमें ये पता लगता है कि हमारे इसके संदर्भ में नियम क्या है। इसके बाद में आगे चलते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारे आर्थिक संनियम, इकोनॉमिक लॉज क्या हैं, जिसमें आर्थिक संनियम में जैसे MRTP एक्ट क्या है, औद्योगिक संनियम क्या है, व्यापारिक संनियम क्या है, कारखाना अधिनियम क्या है, ये सारे भी हमें देखने होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, विदेशी सहायता, विदेशी नीति को भी हमें देखना होता है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट करते हैं तो उसको विदेशों में बेचना भी होता है, तो उसके बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। परिवहन व संचार व्यवस्थाएं कैसी है, अच्छी है, नहीं है तो अच्छी करनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट प्रभावित होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जागरूकता कितनी है, कैसी है, हम कितना पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं, ये सब सारी चीज़ें भी हमें हमारे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे व्यापारी कैसे हैं, एंटरप्रेन्योर है कैसे, हमारा क्या कहते हैं नव प्रवर्तन यानी इनोवेटिव माइंड कितना है, हम इनोवेशन कितना कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, शिक्षा नीति कैसी है, हम किस प्रकार की शिक्षाएं लोगों को दे सकते हैं, उसके बारे में पूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या कैसी है, तो उसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र निर्माण, जनसंख्या में कितने लोग किस प्रकार की जानकारी रखते हैं, कितने शिक्षित अशिक्षित हैं, ये सारे हमारे आर्थिक पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे गैर आर्थिक पर्यावरण, जिनका आर्थिक से कोई लेना देना नहीं है लेकिन पर्यावरण के बीच में आते हैं, इनके साथ रह के व्यापारी को व्यापार करना होता है। गैर आर्थिक घटक वे होते हैं जिनके बीच रहकर व्यवसाय को कार्य करना होता है, जैसे बौद्धिक पर्यावरण कैसा है, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा है, राजनीतिक पर्यावरण कैसा है, वैधानिक पर्यावरण कैसा है, तकनीकी पर्यावरण कैसा है, शैक्षणिक पर्यावरण, ऐतिहासिक पर्यावरण, नैतिक पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण आदि, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। आज हमने स्टार्ट किया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और आज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमने इसका परिचय देखा और परिचय के साथ आर्थिक और गैर आर्थिक पर्यावरण और पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आगे करेंगे। आज इतना ही, उसके लिए धन्यवाद।